अस्सलाम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर, इस टाइम पे आकर बच्चा मुझसे कहता है कि सर आप जो है वो हमें कोई गेस्ट पेपर बना दें, आप हमें गेस्ट टॉपिक्स दे दें। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ बेटा, जो ये गेस्ट पेपर और गेस्ट टॉपिक्स के पीछे पड़ रहा है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सेलेक्टिव स्टडी इज नेवर अप्रिशिएटेड इन एग्जामिनेशन। आप जो है वो अगर गेस्ट पेपर और गेस्ट टॉपिक्स के पीछे अपना जो है वो आप लगे हुए हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा। यही टाइम, यही रिसोर्सेज, यही एनर्जी आप रिवीजन में लगा सकते हैं, क्योंकि सेलेक्टिव स्टडी इज नेवर एन ऑप्शन बेटा। कभी भी सेलेक्टिव स्टडी का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, आप लोग जो टॉपिक छोड़ के जाओगे ना, आपकी इतनी बैड लक है कि आप जो टॉपिक छोड़ के जाओगे ना, वही एग्जाम में पहला सवाल उसी टॉपिक से आएगा। और वो आपको सवाल है ना, आपको सलाम कर रहा होगा, फिर आपको याद आएगी मेरी बात सेलेक्टिव स्टडी की। मैंने आपको हर टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया बेटा। पूरे कोर्स में मैंने आपको बड़ा तमीज से डिटेल्ड, पूरा कोर्स डिटेल पढ़ाया। यू गाइज आर अ विटनेस ऑफ दिस थिंग। एंड उसके बाद हमने जितनी प्रैक्टिस की है, बी एट टॉपिकल्स, बी एट अभी एयरली बेटा, तो हमने तो बेताशा प्रैक्टिस की है बेटा। तो हम लोग भी अगर गेस्ट टॉपिक्स और गेस्ट पेपर पे चले जाएंगे तो फायदा क्या। और वैसे भी बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोई गेस्ट पेपर बना ही नहीं सकता। अकाउंटिंग में क्या आप क्या एडजस्टमेंट सेम आएंगी सर, सवाल ही पैदा नहीं होगा। टॉपिक जान के कर क्या लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे टॉपिक जान के। ना एडजस्टमेंट सेम आनी है, ना अमाउंट सेम आनी है, तो टॉपिक का करना क्या है बेटा। तो अब ये कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे ये बातें नहीं समझते, और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो टीचर भी बच्चों को गुमराह करते हैं बेटा। एट दी एंड आता कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए क्या लाया हूं बेटा, हर दफा की तरह हर साल मैं बच्चों को इस तरह का एक रिवीजन प्लान भेजता हूं कि आपको किस तरह रिवाइज करना है, किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, किन टॉपिक्स को कम प्रायोरिटी देनी है, और किन टॉपिक्स को बिल्कुल ही जो है ना वो एक दफा देखना है। मैंने आपके कोर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरी 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेगरी 2 इंपॉर्टेंट, एंड कैटेगरी 3 ऐसी है जो आपने सिर्फ एक दफा रिवाइज करनी है। आप अपना रिवीजन प्लान इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। अगर आप ये समझ रहे हो कि सर मैं तो सिर्फ कैटेगरी 1 करके एग्जाम में जाऊंगा तो मेरा ए स्टार आ जाएगा, सर ये रिवीजन प्लान है। ये कैटेगरी 1 2 3 में कोर्स ब्रेक करने का मतलब है टू हेल्प यू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स जिसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। सो प्लीज डोंट टेक इट एज अ गेस्ट और मतलब एज अ गेस्ट, ठीक है ना। मैंने आपके कोर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरी 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेगरी 2 इंपॉर्टेंट, और कैटेगरी 3 ऐसी है जो आपको एक दफा रिवाइज करनी है। ये रिवीजन प्लान जो है बेटा आपके पास पेपर एनालिसिस पे बनाया गया है, जो एग्जामिनर का ओवर द ईयर्स पूछने का पैटर्न है उस पर बनाया गया। और जब हम एयरली पास पेपर्स करे होंगे तो आपने भी नोट किया होगा बेटा ये पैटर्न। तो सर हमें पता है बेटा, ओ लेवल्स में हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स ईच के, जिसमें से 3 क्वेश्चंस के हमें टॉपिक्स पहले से ही पता है। मैंने आपको जब जब हमारी ओरिएंटेशन क्लास हुई थी उसमें मैंने कोर्स आउटलाइन और पेपर फॉर्मेट जब आपको बता रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में हमें पता है कि 3 क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे। तो पहला टॉपिक बेटा मैंने क्या डाला है कैटेगरी 1 में, डे बुक्स। हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 डे बुक्स एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। आप 2008 से पेपर उठाकर देख लो, उससे पहले से उठाकर देख लो, अभी तक 2026 फरवरी मार्च तक एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा डे बुक्स का पूछता है। तो अगर आप डे बुक्स छोड़ के जा रहे हो बेटा, आपके 20 मार्क्स स्ट्रेट लूज हो जाएंगे। तो डे बुक्स इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हर अटेम्प्ट में आप जाकर अभी अभी आपने पहले नोट नहीं किया, आप अभी जाकर एनालिसिस नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा डे बुक से आता है। अब एग्जाम में किस तरह आएगा डे बुक्स, मैंने आपको बताया था बेटा। या तो वो मिक्स क्वेश्चन पूछ लेगा एक, जिसमें वो सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक आपसे बनवाएगा बेटा। या वो आपसे एक ही क्वेश्चन में पेटी कैश बुक और कैश बुक बनवा लेगा। या वो आपसे एक ही क्वेश्चन में अलग अलग, या तो वो एक क्वेश्चन बनाएगा जिसमें वो पूरी आपसे कैश बुक टेस्ट कर लेगा खाली, या वो आपसे सिर्फ पेटी कैश बुक टेस्ट कर लेगा। मैंने बैंक रिकंसिलेशन भी साथ इसलिए डाला है बेटा कि कभी कभार एग्जामिनर डे बुक्स में बैंक रिकंसिलेशन का टच देता है। जैसे वो आपसे नॉर्मल कैश बुक बनवाएगा बेटा डे बुक वाली, उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट देगा और बोलेगा भाई देखो एरर्स हुए, अपडेटेड कैश बुक और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दो। तो अगेन दोनों बहुत ही ईजी हैं, लेकिन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस इसको देना है बेटा। तो अगर आप छोड़ के जा रहे हो 20 मार्क्स आपके स्ट्रेट गए। उसके बाद अगला मैंने टॉपिक डाला है बेटा रेशोस। आप एनालिसिस में देख लो जाके बेटा, पास पेपर पुराने पासवर्ड में जाके देख लो, हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 रेशियोज का आया है। 2023 से पहले जब आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ था बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 के नाम में हमेशा वो रेशियोज पूछता था। रीसेंट अटेम्प्ट में उसने क्वेश्चन की प्रायोरिटी चेंज कर दी, लेकिन रेशियोज हर पेपर में आता है। तो रेशियोज इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने आपको फॉर्मुला सिखाया, मैंने आपको कमेंटिंग सिखाई है, तो रेशियोज नहीं छोड़ के जा सकते बेटा हम। उसके बाद अगला टॉपिक मैंने कंपनी अकाउंट्स डाला है। बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमें पता है डे बुक्स आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें पता है रेशियोज आएंगे, बचे हमारा क्वेश्चन 2 3 और 5। एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में बेटा 6 टॉपिक्स आपके टेस्ट कर सकता है, जिसमें कंपनी अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। ये 6 टॉपिक्स वो इन 2 क्वेश्चन में टेस्ट कर सकता है बेटा। तो मैंने कंपनी अकाउंट्स डालने का रीजन कैटेगरी 1 में ये है बेटा कि बहुत ज्यादा मुश्किल बच्चों को लगता है। कंपनी अकाउंट जब आते हैं ना, बच्चे थोड़ा सा घूम जाते हैं बेटा। तो हमने क्या पढ़ा है सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आपको बनानी होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बनानी होगी। तो कंपनी बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए कैटेगरी 1 में डाले। और इन छह के 6 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा। अगला मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डाले। अगेन बेटा बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो है बेटा जब एग्जाम में आता है तो उनसे क्वेश्चन वो फंस जाते हैं क्वेश्चन में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी 1 में अगेन डालने का रीजन क्या है बेटा, कि बच्चे को मुश्किल लगता है। और इसमें हमने क्या पढ़ा सर, एक्यूमुलेट फंड, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक्सपेंस इनकम की एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, गेन और लॉस अगर हमने कोई एसेट बेचा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एसओएफपी। तो अगेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटा बहुत ज्यादा एग्जामिनर टेस्ट भी करता है और बच्चे को मुश्किल भी लगता है, इसलिए कैटेगरी 1 में डाला है। अगला टॉपिक बेटा सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।
एग्जाम में सिंगल एंट्री बहुत ज्यादा दफा आया है बेटा, और बच्चे को एग्जाम में ना पिक भी नहीं होता कि सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सवाल आया। मैंने आपको बताया था क्या ट्रिक है बेटा, कि एग्जामिनर लिखेगा कि द कंपनी डज नॉट मेक्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सिंगल एंट्री ज्यादा आया है बेटा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कम टेस्ट हुआ, लेकिन बच्चे को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मुश्किल लगता है क्योंकि मिसिंग चीजें एग्जामिनर निकलवाता है। तो मेरा कैटेगरी 1 में इसको डालने का रीजन ये है बेटा कि सिंगल एंट्री बहुत ज्यादा दफा आया है। मैंने आपको 3 स्टेप्स पढ़ाए थे, ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम मिसिंग चीजें निकालते थे, जैसे सेल्स, परचेज, इन्वेंट्रीज बेटा, एक्सपेंस इनकम की एडजस्टमेंट यहाँ पे भी आएगी बेटा, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट यहाँ पे भी आएगी, कोई एसेट बेचा है तो डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा। तो अगेन सिंगल एंट्री बहुत ज्यादा दफा आया है बेटा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कम टेस्ट हुआ है, लेकिन मुश्किल लगता है बच्चों को, इसलिए कैटेगरी 1 में डाला है। उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन, अगेन डेप्रिसिएशन बेटा रिसेंट अटेम्प्ट्स में बहुत कम वो पूछता है बेटा, कोई 2-3 अटेम्प्ट्स में एक दफा आ जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन को कैटेगरी 1 में डालने का रीजन ये है बेटा कि बच्चे को वो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। मैंने आपको बताया था बेटा कि 3 चीजें जो है वो हर कंपनी की लाइफ में 3 चीजें होती हैं। एसेट खरीदना, उसकी एंट्री आपको आनी चाहिए, एसेट बेचना, उसकी एंट्री आपको आनी चाहिए, 3 एंट्री से कहीं एसेट बेचने की, और करंट ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री। बच्चे करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकालने में बड़ा मसला होता है उनको, वो घूम जाता है। तो अगेन आता कम है बेटा, लेकिन कैटेगरी 1 में डालने का रीजन ये है कि बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक मैंने कैटेगरी 1 में डाला सस्पेंस अकाउंट। हर एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट सस्पेंस आता है बेटा, आप लोग जाकर चेक कर लो। तो इतना इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और हमने इसमें ओरिजिनल एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री सीखा था, अमेंडेड ट्रायल बैलेंस सीखा था, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस सीखा था, सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखा था, करेक्टेड प्रॉफिट मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो सर हर एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट सस्पेंस आता है। कभी कभी ऐसी अटेम्प्ट्स भी आई हैं जिसमें उसने कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में पूछा है। तो सस्पेंस अगर आप छोड़ के जा रहे हो बेटा, आपके 20 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाएंगे, क्योंकि एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट आता है। उसके बाद बेटा मैंने कैटेगरी 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डाला है बेटा। बहुत ही आसान बच्चों को लगता है, एग्जामिनर भी इतनी ज्यादा कोई टेस्ट नहीं करता बेटा उसमें, सीधा सीधा आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना आता है बेटा, हमें जो इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है, हमें एसओएफ भी बनानी आती है। तो अगेन मैंने आपको बताया था बेटा कि 6 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स वो टेस्ट कर सकता है बेटा, 2 क्वेश्चन जो है वो इसके टेस्ट करेगा आउट ऑफ 6। लेकिन मैंने कैटेगरी 2 में इसको इसलिए डाला है बेटा कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ईजी है। अगला बेटा सोल ट्रेडर, पुरानी अटेम्प्ट में बेटा जब 2023 से पहले आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ था, तो जो 5 क्वेश्चन आते थे ना, उसमें से 5वां क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता था। उसमें एग्जामिनर सोल ट्रेडर की इतनी मुश्किल मुश्किल एंट्रीज पूछता था। मैंने आपको एयरली पास पेपर्स करते हुए, ट्रॉपिकल पास पेपर्स करते हुए पुराने अटेम्प्ट के सवाल करवाए, तो आपको आइडिया था कि सोल ट्रेडर कितना एक्सटेंसिवली पूछता था। नई अटेम्प्ट में बेटा उसकी रेलेवेंस कम हो गई है, क्योंकि 20 मार्क्स का पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी एडजस्टमेंट पूछ लेगा, और ये एडजस्टमेंट बेटा हर चैप्टर में आएंगी। यही सोल ट्रेडर की जो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट है वो आपसे कंपनी अकाउंट में भी पूछ सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पूछ सकता है, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी पूछ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी पूछ सकता है, सोल ट्रेडर इटसेल्फ में पूछ सकता है, और पार्टनरशिप में पूछ सकता है। तो वैसे सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट एसओएफ में मसला नहीं है, एडजस्टमेंट्स की वजह से जो है वो मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन रीसेंट अटेम्प्ट में जब से बेटा उसने 40 मार्क्स का क्वेश्चन हटाकर हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का कर दिया है, तो सोल ट्रेडर में वो जान बची नहीं है। पहले वो 10-10, 12-12 एंट्रीज की वर्किंग्स करवाता था, तो अब कम करवाता है, तो बच्चों से इजीली हैंडेबल हो जाता है, इसलिए मैंने कैटेगरी 2 में डाला है। अगला बेटा पार्टनरशिप, बहुत ही ज्यादा इजी सर, बच्चों का फेवरेट टॉपिक, और बच्चों से आराम से होता है। जिसको इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट का फॉर्मेट आता है, उसके लिए मसला ही नहीं है बेटा, और वो इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी देता भी नहीं है, वो एडजस्टमेंट भी इतनी ज्यादा पूछता नहीं है, क्योंकि वो वैसे आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीजें निकलवाता है। तो बच्चों को बेटा पार्टनरशिप बहुत ईजी लगता है, इसलिए कैटेगरी 2 में डाला है। अगला कंट्रोल अकाउंट बेटा, 2 अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में आ जाता है बेटा। अगेन मैंने कैटेगरी 2 में इसलिए डाला है बेटा, एग्जाम में आता है 2 अटेम्प्ट्स में एक दफा, कभी एक अटेम्प्ट छोड़ के भी एक अटेम्प्ट आया है, लेकिन है क्या बेटा उसमें सिर्फ फॉर्मेट। जिसको एसएलसी का और पीएलसी का फॉर्मेट आता है बेटा, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज ही तो प्लॉट करनी है। तो अगेन आता है, फ्रीक्वेंट आता है बेटा, लेकिन कैटेगरी 2 में डालने का रीजन ये है कि बहुत ज्यादा आसान है। अगेन उसके बाद अगला बेटा टॉपिक बेड डेट्स। सर बेड डेट्स भी बहुत कंपैरेटिवली वेरी वेरी इजी बेटा, मैंने आपको 2 अप्रोचेस सिखाई हैं, एजिंग स्केड्यूल और टोटल डेटर्स अप्रोच। अगेन बहुत कम आता है बेटा और बहुत आसान है, तो इसलिए बेड डेट्स को कैटेगरी 2 में डाले। जिस प्रायोरिटी में मैंने लिखा है बेटा, उसी प्रायोरिटी में भी आपको करना है। जो एग्जाम में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 छोड़ के जा रहा है बेटा, बेहतर है पेपर देने मत जाओ, एहसान मत करो उठ के और बिला वजह उठोगे पेपर देने जाओगे, बेहतर है आप पेपर देने मत जाएं, क्योंकि आपका 95% पेपर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से बनेगा, मैं आपको भी बता दूं। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, कैटेगरी 1 में से आपका 75% पेपर बनेगा, याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट है कैटेगरी 1। तो अगेन अगर कोई कैटेगरी 1 और 2 छोड़ के जा रहा है बेटा, बेहतर है पेपर देने मत जाओ, एहसान मत करो बेटा उठ के पेपर देने के लिए जाओगे, इतनी मुशक्कत उठाओगे। नेक्स्ट बेटा कैटेगरी 3, एक ही दफा आपने रिवाइज करनी है, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। सर हम सबको पता है पाप और अप्पा का अकाउंट बेटा, एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा खेलता है तो सीडी कैलकुलेट करवाने में खेलता है बेटा, जो कि मैंने आपको सिखाया है कि हमें ईयर एंड को पेमेंट डेट से कंपेयर करना है, ज्यादा पेमेंट की होगी तो प्रीपेड, कम पेमेंट की होगी तो अक्रूड। तो अलग से अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का सवाल नहीं आता, वो या तो किसी एडजस्टमेंट में आ जाएगा बेटा, जो 6 टॉपिक्स मैंने आपको बताया, या वो कैटेगरी 1 में डे बुक्स के साथ कभी कभार मिलाकर दे देता है, लेकिन बहुत कम चांस है, और अगर आएगा भी तो बहुत आसान आएगा। हमें कैटेगरी 3 को सिर्फ एक ही दफा रिवाइज करना है, उससे ज्यादा टाइम हमें कैटेगरी 3 में नहीं लगाना। अगर आप उससे ज्यादा टाइम लगाओगे आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। अगला बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बहुत ही कम आया है बेटा, बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत ही कम आया है। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की एडजस्टमेंट दे सकता है वो, बट
पूरा अलग से इन्वेंट्री का सवाल आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई कोई 8-10 साल में एक दफ़ा आता है बेटा, लेकिन हमें तो कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए कैटेगरी 3 में रखा है कि आप एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करके बंद कर देंगे। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही आसान बेटा, टिक मार्क करना है आपने। आपको वो एक टेबल दे देगा, 5 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताओ कैपिटल कौन सा है, रेवेन्यू कौन सा है। तो आसान है बेटा, इतना आता भी नहीं है, आएगा भी तो 2 से 5 मार्क्स का आएगा, इसीलिए इसको कैटेगरी 3 में डालें। तो अगेन बेटा, हमें जिस प्रायोरिटी में मैंने लिखा है, आपने उसी प्रायोरिटी में जो है रिवाइज़ करना है। हमारा अगर 100% टाइम है, हमें 75% टाइम कैटेगरी 1 को देना है, हमें 25% टाइम कैटेगरी 2 को देना है, और हमें 5% टाइम अपने पूरे टोटल टाइम का कैटेगरी 3 को देना है, जो सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज़ करनी है। तो दिस इज़ द होल रिविजन प्लान व्हिच यू नीड टू